तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले 2 लेक्चर हमने हिस्ट्री के कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री के बारे में कि इतिहास क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्राचीन काल आता है, उसके बाद मध्यकालीन भारत आता है और उसके बाद आता है आधुनिक भारत। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था प्राचीन काल, कि प्राचीन काल में कौन कौन से काल होते हैं और किस तरह से उनको पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि आद्य ऐतिहासिक काल की, फिर प्रागैतिहासिक काल की और फिर ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल में हमने पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को पढ़ लिया था। तो पिछले लेक्चर जो ख़त्म हुआ था वो हमारा सिंधु सभ्यता पे ख़त्म हुआ था। तो इस लेक्चर को हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। और जो पीछे के 2 लेक्चर हैं जो हिस्ट्री के मुतालिक हैं, जो हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कोर्स हिस्ट्री के प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके दोनों लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता आखिर कैसे उद्गम आई और हमें कैसे पता चला सिंधु सभ्यता के बारे में, और कहाँ से किस चीज़ के अवशेष हमें मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता होगी और इसका फिर हम इसका टाइम पीरियड लिख लेते हैं। समय अवधि 2500 से 1750 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के 2500 साल पहले किसका उदय हुआ था? सिंधु सभ्यता का। तो सिंधु सभ्यता का उद्गम कैसे हुआ, ये हमें कैसे पता चलता है? तो आप सबको मालूम होगा कि आधुनिक भारत में हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया। तो जब अंग्रेजों ने रेल की पटरियाँ बिछानी शुरू की तो उनकी खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनको जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ा तो तब हमें पता चला कि हमारे देश में एक सभ्यता भी है जिसे हम क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। और इस सभ्यता को हड़प्पा या मोहनजोदारो सभ्यता भी कहते हैं। अब ये बात करते हैं कि उसके जो अवशेष है वो हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं और किस किस के अनुयायी यानी कि उसके जो खोज करता है वो कौन कौन है और किस ईयर में मिले, ये आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई तो उसमें सबसे जो मेन रोल है वो किसका माना जाता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किसका माना जाता है। हम पुरातात्विक विभाग की, पुरातात्विक विभाग। तो हमारे देश में पुरातात्विक विभाग की जो लॉर्ड कर्जन है। पुरातात्विक का जनक, पुरातात्विक का जनक भी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको क्या कहा जाता है? पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। और हमारे देश में पुरातात्विक विभाग कहाँ पर खुला? सबसे पहले वो खुला 1905 कलकत्ता, इंडियन म्यूजियम में, कलकत्ता। तो सबसे पहले जो पुरातात्विक विभाग है वो कहाँ खुला? कलकत्ता में सन 1905 में। और पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। और अब बात करते हैं पॉइंट बना के, ये एक पॉइंट 2 लिख लेते हैं, फिर पॉइंट 2 और फिर पॉइंट 3। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी। जैसे वैदिक काल में जब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता कैसी थी, वैदिक जो सभ्यता थी वो रूरल थी और ये वाली कौन सी थी? ये अर्बन थी। यानी कि सिंधु सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता जो थी वो किसकी थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। जब इसके बाद हम वैदिक के बारे में पढ़ेंगे तब आपको उसमें पूरी डिटेल से बताएंगे। तो ये हुआ शहरी सभ्यता। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। हम पॉइंटों से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पॉइंटों से पढ़ने से हमें ईजिली याद हो जाता है और एक कहानी के स्वरूप
वो चीज़ें, सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का आकार किस तरह से था। तो जैसे आप सबको मालूम होगा कि भारत का आकार इस तरह से बना हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ बनाते हुए, शायद इस तरह आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं आपको इसे रफ करके बता देता हूँ कि सिंधु सभ्यता का आकार किस तरह से था। हालांकि मेरी ड्राइंग जो है वो अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगा आपको सही से समझाने की। तो सबसे पहले इंडिया का नक्शा देख लेते हैं, आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं बस। शायद आपको दिख रहा होगा भारत का नक्शा बन गया। तो सिंधु सभ्यता का एरिया इस तरह से था। तो जो त्रिकोण दिख रहा है आपको, त्रिकोण यानी कि सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो किस तरह से था, त्रिकोण था, ट्राइएंगल था। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का आकार किस तरह से था। तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिकोण था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सबको थोड़ा डायग्राम भी ऐसे ही बना, क्योंकि मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, फिर भी आपको समझ में आ गया सिर्फ समझाने के लिए कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिकोण है। अब बात करेंगे सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्राचीन काल में ही सबसे पहले जो धातु आदि मानव के द्वारा उपयोग में लाया गया वो कौन सी थी, कॉपर थी। पॉइंट नंबर लिख लेंगे 5 लिखेंगे, 5 कॉपर। तो सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु धातु कौन सी थी, कॉपर। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, कॉपर में क्या मिला दिया, टिन मिला दिया। तो कॉपर में टिन मिलाया तो फिर क्या बना, वो कांस्य बन गया। और इसी को क्या कहा जाता है, इसीलिए सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं हम, सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। यानी कि सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं हम, कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य सभ्यता, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं ब्राउन्स एज। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कॉपर प्लस टिन को मिलाया क्या हो गया, कांस्य बनाया, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। और इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो इम्पोर्टेंट है कि इसका जो बनावटी सिस्टम था, यानी कि जैसे आप सबको मालूम होगा कि अभी करंट में घरों में जो मेन होल बनते हैं पानी निकासी के लिए, इसी तरह से सिंधु सभ्यता में क्या बनती थी, नालियाँ बनती थी, जिन्हें कहते हैं ड्रेन। तो इसीलिए इसमें लिख सकते हैं कि नाली प्रणाली, नाली प्रणाली या जल निकासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो ड्रेनिंग सिस्टम था, नाली प्रणाली या जल निकासी का, वो बहुत ही उम्दा था सिंधु सभ्यता का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी सिंधु सभ्यता के बारे में। अब इसके बारे में बात करेंगे कि इनके जो हड़प्पा सभ्यता है, यानी कि हड़प्पा जगह है, मोहनजोदारो है और चनहुदड़ो है, इसकी खोज किस किसने की और किस नदी के किनारे पर ये बसे हुए हैं। तो एक हम पैराग्राफ बनाएंगे, एक एक्सेल की तरह एक फाइल होती है वो हम बनाएंगे। तो इस तरह से आप खींच लीजिए, 4 पैराग्राफ बनेंगे, यानी कि 4 रो एक्सेल। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे, ये 4 कॉलम बनाए हमने 1 2 3 4। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे स्थान, कि कौन सा स्थान सिंधु सभ्यता का है, किस वर्ष में उसको खोजा गया, किस नदी के उस पर खोजा गया, और यहाँ पे लिखेंगे कि किस खोजकर्ता ने उसकी खोज की। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सबसे पहले आएगा स्थान, यानी कि प्लेस। उसके बाद लिखेंगे वर्ष, कि किस वर्ष में उसकी खोज की गई, और फिर पूछेंगे किस नदी के किनारे पर है,
और फिर कि किसके नेतृत्व में या खोज करता कौन था, खोज करता। तो जैसे से आप सबको मालूम होगा कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है वो कौन सा है, वो हड़प्पा है, और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो कब हुई है, 1921 में। और ये हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पर है, ये रावी नदी के किनारे पर है। तो हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता का 1921 में, और किस नदी पर है, रावी के। अब बात करते हैं कि इसका जो खोज करता है वो कौन है, वो है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। इसके क्या है, ये खोज करता है दयाराम साहनी। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, यानी कि दूसरा जो स्थान है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की जो ईयर है, यानी कि जब इसे खोजा गया वो कौन सा ईयर था, वो था 1922, जो इसके एक साल बिल्कुल तुरंत बाद। और ये किस नदी पर है, ये सिंधु नदी के हैं। सिंधु नदी को पहले इंदु नदी भी कहते थे, क्योंकि खोज करते थे वो थे रखलदास बैनर्जी। ठीक है, तो कौन से हुए वे, रखलदास बैनर्जी। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है सुतकोड-दो। आप साथ के साथ नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो एक मरतबा में याद नहीं होने के। सुतकोड-दो, ठीक है। अब बात करते हैं सुतकोड-दो का इन्वेंशन, यानी कब इसकी खोज की गई, ये की गई 1927 में। 1927 में। अब ये किस नदी पर की गई, ये भी हम देख लेते हैं। ये गई दशक। तो सुतकोड-दो 1927 में 10 नदी पे, और इसके जो खोज करते थे वो थे R.L. स्टाइन। इसके क्या थे, वे खोज करते थे, स्टाइन। अब बात करते हैं दूसरे यानी कि चौथे की। यहाँ पे आप ऐसा नंबर भी लिख लीजिए, उससे क्या होगा आपको सही पता चल जाएगा। 1 2 3 और 4। अब बात करेंगे हम चंद हुदड़ो की। तो चौथे नंबर पे चंद हुदड़ो। अब इसका जो वर्ष है वो है 1931, और ये किस नदी के किनारे है ये भी हम लिखेंगे, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। यानी कि जो ये प्लेस मिली है चंद हुदड़ो, ये किस नदी के किनारे पे है, सिंधु। जहाँ पर कहाँ मिला, कौन सा मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो। अब इसके जो खोज करते हैं उसके बारे में लिखेंगे, वो है M. गोपाल मजूमदार। आप लिख ले गोपाल मजूमदार। M भी लिख लीजिए, M. गोपाल मजूमदार के हैं इसके खोज करता है, किसके, चंद हुदड़ो के। अब इसका जो अगला है, यानी कि अगला जो स्थान है पांचवा, वो है रंगपुर। बिल्कुल सीरीज वाइज चल रहे हैं। आप देखिए 1921, 22, फिर 27 में हमने जब इसके बारे में खोज की तब हमें पता चला, फिर 1931। अब इसके बाद जो ईयर है रंगपुर का वो पढ़ेंगे, वो है 1953, 1953। तो रंगपुर का जो खोज है यानी कि किस वर्ष हुई वो हुई है 1953 में, 1953। और ये किस नदी के किनारे पर है, यह है साबरमती। और साबरमती कहाँ पर है, गुजरात में। और इसी के किनारे गांधी जी ने क्या बसाया था, अपना साबरमती आश्रम। और इसके जो खोज करता वो है माधव स्वरूप वत्स।
तो रंगपुर 1953, साबरमती और माधव स्वरूप वत इसके क्या हैं, खोज करते हैं। पॉइंट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, रंगपुर 1953, साबरमती, माधव स्वरूप वत्स। अब बात करेंगे हम रोपड़ की। रोपड़, अब ये रोपड़ है, इसका जो इन्वेंशन है यानी कि जो इसका ईयर है खोज का वो कितना है, 1955 यानी कि 1955 में रोपड़ की खोज की गई। अब ये किस नदी पर है ये देख लेंगे, ये है सतलज। सतलुज रोपड़ 1955 सतलुज नदी के किनारे पे है और इसके जो खोज करते हैं वो कौन है, रंगनाथ राव। तो ये 6 हुए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट मैं पीछे हो सकता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी तरह से आप चाहे तो साथ के साथ नोट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और जब तक आप प्रैक्टिस में रहेंगे तब तक आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपकी अगर प्रैक्टिस छूटी तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप इनकी प्रैक्टिस रोज़ाना करते रहें। और जीएस या हिस्ट्री तो आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि जब हम छोटी क्लास में होते हैं तब तो हमें हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल में आते हैं तब हमें समझ में आता है कि हिस्ट्री जो है वो कितना इम्प्रेसिव और कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर जो हम उसे बिल्कुल दिल से पढ़ते हैं और उसमें बिल्कुल जी जान लगा के हम उसमें कूद पढ़ते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो हमारे दिमाग और जहन में नहीं बैठने की। तो 6 हो गए हैं रोपड़। अब बात करेंगे हम 7वें टॉपिक की, कि 7वें पर जो है वो कौन सा स्थान आता है। तो फिर आता है कालीबंगा। तो ये हुआ 7वां जो स्थान है वो है कालीबंगा और इसके जो इन्वेंशन है किस ईयर में हुई, वो है 1953 में, 1953 में। कालीबंगा वर्ष हो गया 1953। अब बात करेंगे ये किस नदी पर है, तो ये है घाघरा नदी पर। ठीक है, तो घाघरा नदी पर कौन सा प्लेस मिला हमें, कौन सा स्थान मिला, कालीबंगा। अब ये करते हैं कि इसके जो खोज करता है वो कौन से हैं, वो है अमलानंद घोष। ठीक है, तो कालीबंगा की खोज करता कौन है, अमलानंद घोष। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8 की, वो है आलमगीरपुर। ये ठीक है, आलमगीरपुर। और इसका जो इन्वेंशन है वो किस ईयर में हुआ है, वो हुआ है 1958 में, यानी कि 1958 में। और ये किस नदी पर है, ये है हिंडन नदी पर। ठीक है, तो आलमगीरपुर 1958 हिंडन नदी पर है। अब बात करेंगे इसके खोजकर्ता थे। तो इसके जो खोजकर्ता है वो है यज्ञदत्त शर्मा। तो 3 चीज़ें हुई, आलमगीरपुर वर्ष 1958 हिंडन नदी पर है और इसके जो खोजकर्ता है वो कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। आप साथ के साथ नोट करते रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्लेस की, अगले स्थान की, वो है बनावली या बनावली। अब बनावली कब इन्वेंशन किस वर्ष में हुआ, 1973 में। तो 1973 इसका ईयर हो गया। अब ये किस नदी पर है ये लिख लेंगे, वो है श्रावस्ती।
श्रावस्ती के बाद अब इसकी खोज करता है। इसके जो खोज करता है वो कौन है? R.S. विस्ट। इसके कौन है? खोज करता है। तो कल बनावली 1973 श्रावस्ती नदी पर है और इसके खोजकर्ता कौन है? R.S. विस्ट। अब बात करते हैं 10 धोलावीरा। धोलवीरा या धोलावीरा, धोलावीरा है, धोलवीरा लिखा मैंने, धोलावीरा, एक सेकंड, धोलावीरा सॉरी, इसके आके डंडा आएगा तो ये हुआ धोलावीरा। अब इसका जो इन्वेंशन है वो है 1990 1990। तो धोलावीरा का वर्ष कौन सा है? 1990 में मिला। और ये कहाँ पर, कौन सी नदी पर है? बोंगवर, बोंगवर, ठीक है, बोंगवर, धोलावीरा 1990 भोगवर। अब इसके जो खोज करता है वो भी कौन है? R.S. विस्ट ही हैं। तो इसके भी कौन खोज करता है? R.S. विस्ट। अब बात करते हैं 11 की। 11वां जो है वो बहुत वो है, क्या बोलते हैं, राखीगढ़ है, सॉरी राखीगढ़, राखीगढ़। अब इसका जो इन्वेंशन है वो भी कब हुआ है? 1990 में। तो जितने भी ये प्लेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके ईयर भी और वे किस नदी पर हैं ये भी। तो इसीलिए आपको ये बिल्कुल डिटेल से बताया जा रहा है कि किस नदी पर है, इसके खोजकर्ता कौन है और इसमें जो इनके जो अवशेष का पता चला वो हमें किस सोर्स मिला और किसने इसका दिया, यानी कि किसको इसके बारे में सबसे पहले पता चला। तो ये राखीगढ़ हुआ 1990 में श्रावस्ती में। और इसके जो खोज करता है वो कौन है? रफीक मुगल, रफीक मुगल। तो इस तरह से ये जितने भी हमने 11-12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने प्लेस पढ़ लिए। हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन इतने ही पढ़ लेंगे वो भी काफ़ी हैं और यही क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो अगली वीडियो में हम इनके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मोहन हड़प्पा में स्नान घर मिला है और उनकी कब्र के बारे में, और जो उसके अवशेष है वो किस जगह से कौन कौन से मिले हैं, खेती के अवशेष और चावल के अवशेष हमें किस जगह से मिले हैं, और जो मोहनजोदड़ो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, हड़प्पा किस चीज़ के लिए जानी जाती है, रोपड़ में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कालीबंगा जो है वो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। तो ये बातें जो हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्लास हम ख़त्म करते हैं। फिर जो अगली क्लास होगी उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं जल्द ही। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।